नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश डालने और जनपद की समीक्षा बैठक करने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि गांव और किसानों को जो भी अनुमन्य योजना है उसको 100% पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं केशव मौर्य विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। मोदी सरनेम के केस में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी जश्न मना सकते हैं, लेकिन जो उनकी असंयमित भाषा है वो चेंज करें और संयमित भाषा का प्रयोग करें। कांग्रेस पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा के अहंकार की हार के तौर पर प्रचारित करने के सवाल के जवाब में श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा को अहंकार नहीं है, अहंकार कांग्रेस और सपा को है। जनता अहंकार को तोड़ देती है। जनता ने राहुल गांधी का भी अहंकार तोड़ा और अखिलेश यादव का भी। इसके अलावा सपा को उन्होंने समाप्तवादी पार्टी कहा और बसपा को उन्होंने बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी की संज्ञा दी। बातें अखबारों की हैं, आप अभी मैं कुछ बोलूँगा उसको भी दिखाने लगेंगे, लेकिन ये आप विश्वास रखिए कि जो भाजपा का गठबंधन होता है, जो गठबंधन के साथ रहता है, वो निश्चित तौर से ताकतवर होता है। लेकिन इसका निर्णय न केशव प्रसाद करेंगे और न कोई जिले की भाजपा करेगी, न प्रदेश की। इसका राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है कि इसको कितनी सीटें देनी है। लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा बने, उनका स्वागत है। और श्री दारा सिंह चौहान जी भी भाजपा परिवार में वापस आए, उनका भी स्वागत है। और भाजपा की ताकत हर घंटे बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। इनका कोई बस। नीतीश जी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर भी आ सकते हैं, यूपी में आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं। लेकिन अब जीतेंगे कि हारेंगे जनता जानती है, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार, कोई नीतीश कुमार जी कोई इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहे। अभी तो अगली जब चुनाव विधानसभा का होगा, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। सर इंडिया पे कितना भारी इंडिया को लेके और शिवपाल जी का भी आपके इंडिया मत कहिए, उसे यूपीए कहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए। ये वही यूपीए है जिसने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है, या वही यूपीए है जिसे सपा बसपा की बैसाखी पर 10 साल देश को बर्बाद करने का मौका मिला। इसलिए यूपीए को और दूसरे नाम से मत पुकारिए। अब श्री राहुल गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री रख देंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं ना हो जाएंगे। राहुल गांधी जी राहुल गांधी रहेंगे। मेरा सवाल सर पूछ रहा था कि शिवपाल जी आए थे आपके लोकसभा सांसद को, उन्होंने नौटंकी कहा और कहा कि हम चीफ गेस्ट रहते हैं। देखिए, देश के सम्मानित सदन के अगर माननीय सदस्य को इस भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो ये उनकी बुद्धि है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और सर इंडिया का जो आप कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उसी पे आएंगे। वो आप मैंने बताया, सपा लगातार 2014 से जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो आ रहे थे, जब नहीं थे तब भी आ रहे थे, लेकिन जनता ने आने नहीं दिया। अभी 25 साल तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। यह जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है। धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार डबल इंजन सरकार यही प्रयास कर रही है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में कमल खिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके फिर से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। मोदी सरनेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तो वो कह रहे हैं वो इंडिया की जीत है। नहीं, ठीक है। श्री राहुल गांधी जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आज आदेश मिला है वो उसका जश्न मना सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी जो असंयमित भाषा है उसे वह चेंज करेंगे और संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे। सर अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये अहंकारी ध्वज का ये ध्वज गिरा है। भाजपा को अहंकार नहीं, अहंकार जिनको है उनका अहंकार जनता तोड़ देती है। और अहंकार कांग्रेस का भी टूट चुका है, सपा का भी, श्री राहुल गांधी जी का भी, श्री अखिलेश यादव जी का भी। अधिवक्ता राजनारायण सिंह की हत्या के मुकदमे में पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए
अर्थदंड की सजा सुनाई। इससे पूर्व इसी हत्याकांड में अंगद यादव समेत 4 आरोपियों को बीते 28 अप्रैल को कोर्ट सजा सुना चुकी है। सिराई थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप ओवरब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 6 बजे कमिश्नरी में प्रैक्टिस करने वाले कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में मृतक राजनारायण की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव तथा कुछ अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंगद यादव की पुत्री का विवाह राजनारायण सिंह ने अपने परिचित के घर कराया था। इस विवाह में विवाद होने के बाद अंगद यादव और राजनारायण सिंह से नाराजगी रखने लगे। इसी दुश्मनी के कारण 19 दिसंबर 2015 को राजनारायण सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पहले अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह तथा अरुण यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। बाद में अंगद यादव के पुत्र आलोक यादव के विरुद्ध भी चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 14 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी आलोक यादव को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय में जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आवश्यक बैठक की तथा उनसे सीधा संवाद किया। श्री मौर्य ने भाजपा आजमगढ़ लालगंज के संगठन के पदाधिकारी गण एवं वरिष्ठ तथा युवा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनके विचारों को जाना तथा उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी असली ताकत हैं। मैं भी उप मुख्यमंत्री के पहले एक कार्यकर्ता हूं। सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को भाजपा के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ही हमारी सेना के हनुमान हैं, जिनके सहयोग के बिना हमारे राष्ट्रवाद का धर्म युद्ध अधूरा है। आगामी लोकसभा में हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत एक बार फिर से हमारी राष्ट्रवाद की सरकार को मजबूती से स्थापित करेंगे। साथ ही तीसरी बार भाजपा सरकार का नारा दिया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियम विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार पारदर्शिता की घोतक है। जिले के दौरे पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में आजमगढ़ व लालगंज समेत सभी 80 लोकसभा की सीट बीजेपी जीतेगी, इसलिए वो रणनीति तय करने यहाँ आए हैं। भाजपा आत्मविश्वास से भरी पार्टी है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि चाचा भी चुनाव हार गए, भतीजा भी हार गए। चाचा आजम खान और उनके भतीजे अपनी अपनी सीट हार गए। आजमगढ़ आए शिवपाल के बयान की इंडिया यूपी में 80 सीट जीतेगी पर तंज कसते हुए 2014 से चाचा भतीजा एक हैं, लेकिन बीजेपी जीतती आ रही है। अन्य पार्टी से समझौते की बात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये हाईकमान का मामला है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के जल्द भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अब पार्टी में शामिल होंगे तो सूचना दी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह एवं लालगंज ऋषिकांत राय ने संयुक्त रूप से किया। संचालन जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल, जिला प्रभारी संत राज यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान, वंदना सिंह, अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्र, श्री कृष्ण पाल, श्याम नारायण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सत्येंद्र राय, अरविंद जायसवाल, मयंक गुप्ता, रामदर्शन यादव, रमेश यादव, अनुराग सिंह सोनू सिंह, पवन सिंह मुन्ना, अवनीश मिश्र, सूरज श्रीवास्तव, जिला महामंत्री आदि लोग उपस्थित रहे। लालगंज सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए ही ये बैठक है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की बैठक है। और भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। अब तो चच्चा भी हार गए, भतीजा भी हार गए। आजम खां और आजम खां के भतीजे दोनों लोग की सीट चली गई, कमल के फूल के खाते में आ गए। शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे इंडिया जीतेगा 80 की 80, इंडिया का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, कैथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, 2014 से आप देख रहे हैं चाचा और भतीजे दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जीत रही है और आगे भी जीतेगी। सर, सपा के और कुछ विधायक हैं आपके टच में, भाजपा के भतीजे हैं
जो होंगे जब आएंगे तो बताएंगे, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। नहीं, बहुत सारी चर्चा चल रही होगी, लेकिन चर्चा आपको बताने लायक होगी तो बताएं। धन्यवाद। बीएसपी से कोई समझौता सर? अब समझौता होगा तो वो बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ की बात नहीं है। आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत का मंत्र देने आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने तीखा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि आजमगढ़ और लोकसभा लालगंज सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। डिप्टी सीएम के इस दावे पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी पर भाजपा को दोबारा जिताने के लिए आए थे, लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं जो सिराथ विधानसभा में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, जिनकी मुख्यमंत्री जी के बगल में एक कुर्सी लगवाने की हैसियत नहीं, वो स्टूल पर बैठते हैं। वो आजमगढ़ की कुर्सी की क्या बात करेंगे? समीकरण के आधार पर पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा यहां से जीत गई, लेकिन भविष्य में आजमगढ़ की धरती पर कभी बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। जनता उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ साथ देश की 543 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का और इंडिया गठबंधन को विजय बनाने का मन बना चुकी है, क्योंकि जनता भाजपा द्वारा मणिपुर की तरह पूरे देश में कीचड़ फैलाने के मंसूबे को समझ चुकी है। आजमगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए यह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए। यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पर बैठने का काम करते हों, वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जितवाने। खैर, ये उनका दिवा स्वप्न है और पिछला जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर यहां से जीत गई, लेकिन अब भविष्य में कभी आजमगढ़ की धरती पर कमल नहीं खिलेगा। और आजमगढ़ ही क्यों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ये जो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, पहले मणिपुर में फैलाई, फिर हरियाणा में, इस तरह के राज्य दर राज्य कीचड़ फैला करके कमल खिलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बल्कि हिंदुस्तान की लगभग सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को हराने जा रही है, क्योंकि ये देश में कीचड़ को अब जनता कीचड़ देखते देखते थक गई है। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास व लाभार्थियों की योजनाओं के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मिली कई समस्याओं के इनपुट पर चर्चा की। वहीं उनको कई मामलों में सख्त निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को बता दिया गया कि बीजेपी के बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक ये कार्यकर्ता अगर कोई समस्या लेकर आता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनकर नियमित रूप से उस पर कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने बिजली नहर में पानी को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश देने की बात कही। कहा कि जनपद में सूखे जैसे हालात हैं, इसकी समीक्षा हो रही है। वहीं ये भी कहा कि किसानों को ऐसे बीज मुहैया कराए जा रहे हैं जो कम वर्षा में भी फसल पैदा कर सके। केशव मौर्य ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए समूह की दीदियों से सिलाई कराने के लिए भी कहा गया है। हर घर नल योजना में पाइपलाइन बिछाने की गाइडलाइन के पालन का निर्देश दे दिया गया है। आज हमारे पार्टी के दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे एमएलसी, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक गणों की उपस्थिति में आज आजमगढ़ जनपद का दौरा हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से आजमगढ़ और लालगंज दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पे भेंट हुई और उनसे चर्चा करके जो जनपद की समस्याएं हैं उनका फीडबैक लिया। और आज इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या अन्य कोई पदाधिकारी हो, जनता से जुड़ी हुई कोई समस्या किसी अधिकारी कर्मचारी के पास लेकर के जाएंगे तो उसको वो नियमित रूप से सुनेंगे, उसका समाधान जो करने लायक है समाधान करेंगे। और मुझे भी यह कहते हुए गर्व है कि मैं भी उप मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री से पहले मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम सारी लड़ाई लड़ते हैं। एक तो यह निर्देश दिया गया है, यहाँ एक सलोना पंप कैनाल है और एक उबालपुर लखीमपुर में 97 एकड़ का एक बड़ा
सरोवर है उसके भी जीर्णोद्धार, जहाँ खुदाई की ज़रूरत है उसकी खुदाई करवा करके कैनाल को चलाने की दृष्टि से निर्देश दिए गए हैं। बिजली की समस्या, रोस्टर की समस्या, बिजली की कमी जो थी उसके लिए भी बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई है। कोई ओवर बिलिंग की शिकायत या कोई जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में देरी आदि को लेकर के कोई अगर शिकायत आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जनता की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रख करके जनपद के जितने भी चक मार्ग हैं और उस पर अभी भी कब्जा कोई किया हुआ है, कोई तालाबी नंबर है उस पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है, कोई चारागाह की ज़मीन अगर उस पर कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको जांच करके नाप करके खाली कराएंगे। कोई माफिया कब्जा किया है तो ज़रूरत पड़े तो बलपूर्वक खाली कराएंगे। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसके बाद खाली कराएंगे। यहाँ नहरों में टेल तक पानी की जो समस्या है पहुँचाने की, उसको लेकर के भी बात हुई है। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी, चूँकि इस बार आजमगढ़ में वर्षा कम हुई है, सूखे जैसे हालात हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है और सूखे के हालात अगर बनेंगे तो सरकार सूखे की दृष्टि से भी जनपद में किसानों को लेकर के जो भी आवश्यक कदम है वह उठाने का काम करेगी। और जो हमारे किसान हैं उनको ऐसे बीज उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा जिन बीजों के आधार पर अगर कम वर्षा है तब भी किसानों की आमदनी न घटने पावे, इस विषय को भी निर्देशित किया गया है। हर घर नल से जल योजना में जो पाइपलाइन पड़ रही है वो मिनिमम ज़मीन से 1 मीटर नीचे पड़नी चाहिए और जहाँ पर पाइपलाइन डाल रहे हैं अगर वहाँ मिट्टी निकाल करके तब पाइप डालते हैं तो उसे ऐसी अवस्था में ना छोड़ें कि कोई घटना दुर्घटना हो। तो पाइपलाइन डालने के बाद आवागमन के योग बनाना और पानी की टंकी बनने के बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद जैसी सड़क पहले बनी थी वैसे ही बनाना, इसमें बजटीय प्रावधान भी है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की कुछ कमी बताई गई है, पीजीआई की दृष्टि से भी कुछ शिकायतें आई हैं, उनको निवारण करने और आज यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको यहाँ से एक पत्र बना करके अलग से भेजेंगे जिससे चिकित्सा सुविधा, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सहित कोई ऐसी समस्या ना आवे, इसके लिए व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। टेल तक पानी पहुंचाने के लिए यहाँ से शासन को भेजा गया है। मैं भी जाकर के इसमें आवश्यक कदम जो उठाना है उठाने की व्यवस्था करवाऊंगा। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों की समस्याओं को दूर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और जिले के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी। सघन जांच करके जिनके प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए बिना किसी अड़चन को उनको जारी करने का काम करेंगे। एक विशेष तौर से जो हमारी NRLM SRLM की दीदियां हैं, बैंक सखी हैं, BC सखी हैं, मनरेगा के सभी प्रकार के भुगतान करने की दृष्टि से कार्य योजना बनाने को कहा गया है। जनपद में लगभग 1,10,000 PM और CM आवास दिए गए हैं। आवास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में आवास के साथ साथ शौचालय भी दिया गया है, उनको LPG का कनेक्शन भी दिया गया है, बिजली का कनेक्शन दिया गया है, उनके राशन कार्ड, सब कुछ जो अनुमन्य सुविधाएं हैं उसको 100% उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जो हमारे विशेष तौर से प्राथमिक और जूनियर के बच्चे हैं उनको सरकार यूनिफॉर्म खरीदने के लिए DBT के माध्यम से उनके अभिभावकों को पैसा भेजती है। हमारी सरकार का प्रयास महिला सशक्तिकरण का भी है, इसलिए जो यूनिफॉर्म बनाने की दृष्टि से कार्य योजना बनाने को कहा गया है कि जो समूह के दीदियों के द्वारा इस प्रकार के यूनिफॉर्म बनाए जाएं। कानपुर देहात में इस प्रकार से दीदियों को द्वारा बनाया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हर घर तिरंगा फहराने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मेरा देश मेरी माटी का भी एक कार्यक्रम चलने वाला जिसमें हर गांव की मिट्टी कलश के अंदर डालने का काम, फिर उसे दिल्ली पहुंचाने का काम यह भी किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा में अमृत वाटिका
जिसमें 75 वृक्ष फलदार, छायादार, औषधि वृक्ष या भी लगाने का काम किया जाएगा। एक सघन तौर से जनपद के विकास की दृष्टि से, जनपद में कानून व्यवस्था की दृष्टि से, जनपद की राजस्व की समस्या की दृष्टि से, सिंचाई की समस्या की दृष्टि से, स्वास्थ्य की समस्या की दृष्टि से एक अलग से बैठकें करके और उनकी एक कार्य योजना तैयार करके यहाँ की जनता की जो समस्याएं उनको प्राथमिकता पे दूर करें। श्रेया तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को अभ्या महिला सेवा संस्थान ने भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप श्रेया के परिजनों को उचित मुआवजा और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। संस्थान की सचिव अनामिका सिंह ने श्रेया की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए शासन प्रशासन को कड़े नियम बनाने होंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की जाए। श्रेया की हत्या की गहनता से जांच की जाए, SIT का गठन किया जाए। इसके साथ ही साथ संस्थान ने जनपद के प्रत्येक स्कूलों कॉलेजों में पुरुष एवं महिला काउंसलर को रखे जाने की भी मांग की। जो बच्ची थी 11th में चिल्ड्रन में जो आत्महत्या कर ली, उस केस में हम लोग आए हैं सर को ज्ञापन देने। हम लोग मांगेंगे जो तो होना वो तो बच्ची कर ली, पर आइंदा किसी ऐसे बच्चे के साथ ना हो। हर कॉलेजों में स्कूलों में काउंसलर रखे जाएं, जो या तो पीरियड वाइज रखे जाए या तो मंथली रखे जाए। वो बच्चों को आकर काउंसलिंग महीने में एक बार करें या हफ्ते में रखें। टीचरों को अलग से रखा जाए, किया जाए कि बच्चों के साथ मनोस्थिति कैसे उनकी समझनी है, कैसे उनके साथ पेश आना है। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से इन लोगों ने किया वो बहुत गलत है, जिससे हम लोग बहुत दुखी। ये होना नहीं चाहिए। बच्चियाँ इस उम्र में बहुत ही नाजुक पीढ़ी होती है, उनको ये समझना होगा कॉलेजों को। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि काउंसलर और सर से भी मांग करनी है कि उनको मुआवजा प्रबंधक से जो हो पाए वो दिलवाया जाए। प्रशासन से यही चाहती हूँ कि जो भी उचित कार्रवाई हो उसको जल्द से जल्द करें और परिवार वालों को मुआवजा दें, क्योंकि कार्रवाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में ऐसे किसी बच्चे के साथ ना हो सके। हम सब बस यही चाहते हैं और स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन जारी की जाए। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कसड़ा आइमा निवासी व्यक्ति जो गांव की संजय यादव शिक्षक हत्याकांड में मुख्य आरोपित जो जेल में बंद है पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध धन से अर्जित 10 लाख रुपए की जमीन को जब्त कर तहसीलदार को नियुक्त किया। जानकारी के अनुसार कसड़ा आइमा गांव में शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रशासन ने समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त होते हुए धन अर्जित कर मास्टर संजय यादव की हत्या का आरोपी मेवालाल पुत्र स्वर्गीय देव नारायण की गैंगस्टर एक्ट में गाटा संख्या 12 रकबा 0.068 हेक्टेयर लगभग 168 कड़ी 680.4 वर्ग मीटर है, जिसकी बाजारू मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है को न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी तहसीलदार सगड़ी राजकुमार बैठा व कोतवाल यादवेंद्र पांडे भारी पुलिस बल व राजस्व टीम के साथ गांव में पहुंचकर डुग्गी पिटवाते हुए जमीन की पैमाइश कर चिन्हित जमीन को गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के 26 जुलाई के आदेश पर जमीन को जब्त कर नोटिस बोर्ड लगाया गया। वहीं कोतवाल ने नोटिस बोर्ड को पढ़कर ग्रामीणों को सुनाया। वहीं जिलाधिकारी ने तहसीलदार सगड़ी को प्रशासक नियुक्त किया। वहीं मास्टर हत्याकांड के आरोपी मेवालाल यादव पर लगभग 14 मुकदमे दर्ज हैं। जमीन जब्त होने से कसरा गांव में काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। जब्तीकरण से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मेवालाल यादव का जनपद स्तर पर रजिस्टर्ड है, जिसके गैंग लीडर वीरेंद्र यादव हैं और सदस्य सुनील यादव पुत्र जगदीश यादव, मेवालाल यादव पुत्र देव नारायण यादव, ब्रजेश यादव, चंदन यादव पुत्रगण मेवालाल यादव जनपद स्तर पर नामित हैं। जब्तीकरण के दौरान न्यायिक उप जिलाधिकारी राजकुमार बैठा, जीएनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे, अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजीव सिंह पटेल, SI राम गोपाल त्यागी, राजस्व निरीक्षक अशोक सिंह, लेखपाल सूची कुमारी, गंगा प्रसाद, सुभाष राम सहित दर्जनों की संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। पूर्वांचल के जनपदों के सर्वांगीण विकास एवं क्षेत्रवासियों की आर्थिक शैक्षिक उत्थान के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह पूर्व विधायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों का भ्रमण कर क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का आकलन करने के उपरांत बैठक में जो सुझाव दिए गए उसके अनुसार कार्य होना आवश्यक है, जिससे पूर्वांचल के जनपदों में विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। उन्होंने आजमगढ़ जनपद की कुछ सड़कों को 4 लेन किए जाने एवं कुछ सड़कों के चौड़ीकरण का सुझाव दिया। शहर के मास्टर प्लान को स्वीकार किए जाने व पुरानी जेल की जमीन आवास विकास परिषद द्वारा विकसित किए जाने की भी उन्होंने बात कही।
इसी के साथ ही उन्होंने विद्युत सुधार, स्कूल स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, उद्योग स्थापना सहित कई अन्य बिंदुओं पर सुझाव दिया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल के जनपदों में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसके दृष्टिगत 2018 में पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड गठन के उपरांत मंडल के जनपदों के विकास में तेजी आई। मंडलायुक्त ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर जनपद को काफी लाभ मिला। इसके अलावा आजमगढ़ में विश्वविद्यालय व मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई, जिससे जनपद में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसी प्रकार जनपद बलिया में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और 100 बेड हॉस्पिटल की स्थापना के बाद जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हुई। मंडलायुक्त श्री चौहान ने लुम्बिनी वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग, वाराणसी मऊ गोरखपुर व राष्ट्रीय राजमार्ग, आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से तथा हरिहरपुर से संगीत महाविद्यालय की स्थापना से जनपदवासियों को होने वाले लाभ के संबंध में बताया। बैठक को संबोधित करते हुए विशेष सचिव नियोजन उत्तर प्रदेश शासन आशुतोष निरंजन ने कहा कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित बोर्ड में कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ ही विकास से संबंधित सभी सचिव सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि समय समय पर बोर्ड की आयोजित बैठकों में पूर्वांचल के सभी 8 मंडल के जनपदों से कुल 724 विषय निकल कर आए, जो 48 विभागों से संबंधित हैं। इन 48 विभागों के माध्यम से कार्य कराए जाने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किए गए, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वीरेंद्र सचान ने बताया कि पूर्व में जो सुझाव आए थे उसका अनुपालन हो गया। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने 28 जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की चल रही योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में 4 वृहद गौ आश्रय स्थल एवं 79 स्थायी गौ संरक्षण केंद्र स्थापित हैं, जिसमें कुल 8,885 गोवंश संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों के समक्ष कोई वित्तीय समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कैटल कैचर की खरीद की गई, कुछ और क्रय किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी श्री भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के समक्ष आ रही दिक्कतों के दृष्टिगत महाविद्यालय को भूमि उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई भी चल रही है। बोर्ड के सदस्य जयप्रकाश निषाद ने शिक्षा व्यवस्था, बाढ़ आपदा प्रबंधन, श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं, समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में, अरविंद पटेल ने विद्युत, पीएम आवास, परदेसी रविदास ने जल जीवन मिशन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण को सीएम आवास देने, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विजय शंकर यादव ने पीएम आवास, सीएम आवास, फसलों को बचाने के लिए जंगलों के किनारे तार बाड़ लगाने, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत पहुंच मार्ग बनाने, ओपी गोयल ने उद्योग, साडा एवं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पोर्टल बनाने, अशोक चौधरी मिलेट की खेती के लिए जागरूकता बढ़ाने, मृदा परीक्षण, नहरों में पानी की कमी, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने, जतेंद्र पांडे ने पूर्व में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई कराए जाने, गाजीपुर में विश्वविद्यालय स्थापना, सब्जी भंडारण की व्यवस्था किए जाने, महार मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के संबंध में तथा विजय विक्रम सिंह ने आजमगढ़ में उद्योग स्थापना, मुबारकपुर की रेशमी साड़ी एवं निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के लिए मार्केटिंग हब बनाने, ब्लैक पॉटरी की मिट्टी के लिए पोखरे का आवंटन, बलिया में लॉ कॉलेज बनाने का सुझाव दिया। मुख्य विकास अधिकारी जयप्रकाश गुप्ता सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक का संचालन बोर्ड के निदेशक पीके अग्रवाल ने किया। पूर्वांचल विकास बोर्ड एक परामर्शी संस्था है और ये अपने सुझाव पूर्वांचल के जो 28 जिले हैं, 8 मंडल हैं, सभी विकास के सभी क्षेत्रों पर अपने सुझाव देती है और ये सुझाव शासन को भेजा जाता है और शासन उस पर निर्णय लेकर के उसको पूरा करने का प्रयास करता है। क्या क्या सुझाव मुख्य रूप से आए? अब सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे ये आजमगढ़ के शहर का मास्टर प्लान जो महायोजना है इसको स्वीकार किया जाए। ये आजमगढ़ का जो पुराना कारागार है इसको आजमगढ़ के उसको आवास विकास परिषद को दिया जाए, उसको डेवलप करने के लिए। तो ये कुछ और चीज़ें आजमगढ़ शहर के विकास के लिए हाफिजपुर चौराहे से लेकर के भंवरनाथ, करतारपुर होते हुए बवाली मोड़ तक 4 लेन की वो किया जाए, क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक उस पर है। फिर बवाली मोड़ से लेकर के बड़े गणेश मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। ऐसे कुछ आजमगढ़ शहर के लिए भी प्रस्ताव है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म,
true digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh admission open class nursery to 12 Hindi and English medium. Affiliated to UP board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़।